आस विद्यालय के इस ऐप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी टीचर ऋचा विज्ञान के पढ़ाऊंगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को जो हम समझाने की या पढ़ाने की जो हमारा एक प्रयास है उसमें हम सफल होंगे और आप लोगों को भी इस ऐप के थ्रू पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आपके टीचर्स आपके साथ हैं। आपको जब भी कोई परेशानी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपनी क्वेरी को ऐप पर डाल सकते हो और हम आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज से हम आस विद्यालय के थ्रू विज्ञान पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो मैं जो पहला आज का चैप्टर है वो ले रही हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम अलग अलग सेशंस में पढ़ेंगे। वो आपको ये देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, इसको हम 9 सेशंस में पढ़ेंगे। ये सारे हर सेशन में क्या हमारा एक टॉपिक रहेगा वो आपके सामने है। जो आपको एक ग्रीन कलर का दिखाई देगा इसका मतलब है वो हमारा प्रेजेंट से जो अभी का जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होते हैं भौतिक और क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का हम एक परिचय लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आप मेरे साथ सोचिए कि जब गर्मी होती है, ग्रीष्मकाल होता है, उस समय हम लोग दूध बाहर नहीं छोड़ते। क्या कारण है? हम कहाँ रखते हैं दूध? फ्रिज में, ठंडी जगह। अच्छा, अगर हम बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा, जम जाएगा, हमारे उपयोग के योग नहीं रहेगा। हम उसका उपयोग जैसे हम पीने के लिए, चाय बनाने के लिए करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जो लोहे का तवा होता है या जो कील होती है, कोई की भी लोहे की चीज हम नम वातावरण में नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? अगर लोहे की कोई चीज पानी में रह जाए, क्या होता है? थोड़े टाइम बाद उस पर हम भूरा एक अलग का एक परत देखते हैं। उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं जंग लगना होता है। आगे चलिए थोड़े और उदाहरण देखते हैं। अंगूर का किण्वित होना, फर्मेंटेशन हमने देखा है। अगर अंगूर का जूस है उसको हम छोड़ दें, या अंगूर नहीं किसी भी फल का जूस अगर हम बाहर छोड़ दें, थोड़े टाइम बाद क्या हम उसका उपयोग ले सकते हैं? नहीं। हम खाना भी पकाते हैं और खाना जो है हमारे शरीर में पच भी जाता है। ये सब क्यों होता है? कुछ कभी आपने सोचा? हम दूध को बाहर गर्मियों में नहीं छोड़ते, हम उसको फ्रिज में रखते हैं। हम अगर बारिश का टाइम जब होता है तो हम कोई भी लोहे की जो चीज़ है उसको अंदर रखने का प्रयत्न करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो उसका जो पहला जो रूप है वो थोड़ा टाइम बाद छोड़ने के बाद वो एक फर्क हो जाता है और जिस रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं वो रूप नहीं रहता और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसका मतलब है कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कुछ एक उसमें ऐसा उस वातावरण में रहने पर उसमें कुछ एक फर्क आ रहा है। यही फर्क हम अपने आज के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? यह वो परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन से गुजरने वाला पदार्थ नष्ट नहीं होता है, अर्थात पदार्थ अपनी पहचान नहीं खोता है और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो जो हमने अभी कुछ क्रियाओं के बारे में देखा था, उन क्रियाओं को ही हम तोड़ रहे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर।
अब ये जो भौतिक परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उसके जो मूल रूप होता है उसमें वो जब कोई परिवर्तन, उस भौतिक परिवर्तन आता है तो वो अपना जो एक पदार्थ होता है उसका, वो नष्ट नहीं होता है। इसके अभी मैं थोड़े उदाहरण देके आपको और समझाऊंगी कि आप कैसे कह रहे परिवर्तन हो रहा है लेकिन पदार्थ अपने में नष्ट नहीं हो रहा। ये देखिए, एक पेपर की शीट, इसको अगर हमने छोटे छोटे पीसेस में उसको काट दिया, फाड़ दिया, कुछ करा, तो पेपर का जो था वो भौतिक जो रूप था वो तो बदल गया। जो इतना बड़ा आपको एक पेपर था वो अब आपको छोटे पीसेस में मिल रहा है, लेकिन उसका जो एक मूल रूप है, इसका जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो हम जिस काम के लिए उसका उपयोग करते हैं, जैसे लिखने के लिए, तो जो हम इतने बड़े पेपर पे लिख सकते हैं तो वो छोटे पीस पे लिख सकते हैं। हाँ, तो लेकिन उसका जो, अगर हम कहें भौतिक, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गया। जो बड़ा था वो छोटे में हो गया, लेकिन जिस पर्पस का हम उस पेपर को यूज कर सकते थे, उसका उपयोग कर सकते थे, वो अभी भी है। हम इस पेपर को हमने लिया था लिखने के लिए, उसके छोटे कण हो गए तो हम ये जरूर है कम लिख पाएंगे लेकिन लिख सकते हैं। तो उसका जो अपने जो गुण थे वो उसने मूल रूप नहीं बदले, वो हुआ, उसमें कोई डिफरेंस आया, लेकिन उसके बहुत जो उसके बड़े से छोटे पीस में हो गया, इसका मतलब उसमें एक भौतिक परिवर्तन आ गया। तो इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में क्या हम देखते हैं, कोई नया तत्व या नया यौगिक नहीं बनता। और तथा जब भौतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार स्रोत को अगर हम हटा दें तो वो अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे ये रबर बैंड, इसमें पहले क्या था, एक वो छोटा एक उसका वो अगर कहें एक डायमीटर था, लेकिन जब हमने उंगली के बीच में उसको फैलाया वो फैल गया। तो ये हमारा, क्योंकि हम उंगली के बीच से उसे फैला रहे थे, तो ये हमारा जिम्मेदार स्रोत था जो उसके रूप में एक फर्क लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम अपने उंगली से रबर बैंड को हटाएंगे वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। यही मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर जिम्मेदार स्रोत को हटा दिया तो वो जो तत्व था वो अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, उसका जब हमने उंगली के बीच में लाए तब उसमें एक भौतिक परिवर्तन सामने आया। थोड़े से और उदाहरण देखते हैं। तरल का वाष्पीकरण, पानी है, उसका जब हम वाष्प में बदल देते हैं, जब उसमें गर्मी आद दे देते हैं, वो वाष्प में हो जाता है। लेकिन वही वाष्प को अगर हम ठंडा करें तो क्या होगा, वो उसी तरल रूप में वापस आ जाएगा। ऐसी ही सब्लिमेशन का प्रोसेस है। वो क्या होता है, जब ठोस चीज सीधे वाष्पीकरण हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, वो तरल फॉर्म में नहीं आती है। ठोस का पिघलना, चीनी या नमक का पानी में विघटन, ठोस का पाउडरिंग, लोहे के कणों और रेत का मिश्रण, ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कि जैसे किसी ठोस को अगर हम पाउडर कर दें लेकिन फिर उसको हम वो अपना मूल रूप नहीं खो पाता। जैसे अगर चीनी का बड़ा टुकड़ा है, उसको अगर हमने छोटे पीसेस में कर दिया तो चीनी का जो मिठास है वो चाहे छोटे पीस हो बड़ा हो, मिठास मिठास रहेगी। हाँ, उसका जो बड़ा कण थे वो छोटे छोटे कण हो गए। ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। अब हम रासायनिक परिवर्तन की तरफ चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की अपनी पहचान बदल जाती है और वो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो अभी हमने भौतिक परिवर्तन में देखा कि कोई हमारा नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में
हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आप पटाखे का ही देखें तो किस रूप में होता है पटाखा, जब हम उसे छोड़ते हैं, लेकिन जब उसमें हम उसको गर्मी दे देते हैं, उसमें आंच लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, तब हमें उसमें से गंध आती है, हमें ध्वनि भी सुनाई देती है, हमें उसमें चिंगारी भी अलग अलग रंग की दिखाई देती है। वो होने के बाद क्या पटाखा जिस रूप में अब जलाने से पहले था वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन का और देखते हैं। पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के दौरान अपनी पहचान बदलता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन से पहले और बाद में पदार्थों के गुण पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। जैसे आप पटाखे का ही अभी उदाहरण हमने दिया, पटाखे में क्या होता है, हम उसको एक रूप में देखते हैं, एक उसका हमें कोई रंग दिखाई देता है, वो कागज कुछ होता है, लेकिन जलने के बाद उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, ध्वनि आती है, तो वो उसमें हमने बहुत परिवर्तन होते देखते हैं। और उसके जो मूल गुण होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उसमें नए गुण आ जाते हैं। और उदाहरण देखते हैं, जैसे फलों का पकना, भोजन का पाचन, लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तन के। अब यहाँ पे ये आपको पिक्चर में देखा जंग लगी, तो क्या अगर जिस पानी के कारण हुआ, अगर हम पानी हटा दें तो क्या ये जंग वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा जैसे पहले वो पाइप था? नहीं। तो अगर हमारा कारण को हटा दिया तो हमारा क्या ये चीज ऐसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन इसमें हुआ है। फल का पकना, फल जब पक जाते हैं उनका रंग बदल जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है। तो हम फल को एक गर्मी देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं, तब पकते हैं। अगर हमने ये लाल जो हमारा, सपोज कर लीजिए हमने ये जो टमाटर है लाल हो गया, अब इसको हमने एक तापमान पे रखा हुआ था, अगर अब हम उसका तापमान में कुछ उसको पहले जैसे रूप में वो लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ तापमान में फर्क लाके क्या उसको लाल से हरे रंग में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, है ना? जब हम नहीं बदल सकते, इसका मतलब इनमें क्या हुआ? कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड। अब क्यों फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसी जो अभी हमने समझाया, ऐसे ही आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसका आप कैसे उत्तर देंगे? कारण क्या होगा? कच्चे और पक्के फलों के अलग अलग रंग और अलग अलग स्वाद होते हैं, इसलिए हम जो फलों का पकना है उनको हम रासायनिक परिवर्तन में लाते हैं। चलिए एक और आपसे प्रश्न पूछते हैं, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है? सोचिए अब आप इसका कैसे देंगे उत्तर। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप कि लोहे में जो जंग लगना है वो रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जो जंग जो है, तो जिस कारण जंग लगी, अगर हम उस कारण को हटा दें तब भी वो अपने मूल रूप में नहीं आएगा, और जो जिस चीज पर जंग लगी थी उसका जो मूल रूप था और जंग लगने के बाद वो बिल्कुल एक हमें अलग यौगिक, हम कहें अलग, हमें एक पदार्थ मिलता है जिसका पहले जैसे जो मूल रूप है उससे बहुत रंग भी अलग होता है और उसके गुण भी अलग हो जाते हैं। इसलिए लोहे का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये एक पहले वाले प्रश्न का मैंने उत्तर लिख के दिखाया। दूसरा मैंने बोला अब आपका काम है अपनी कॉपी में इसको प्रश्न को लिखिए और इसका उत्तर भी लिखिए। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के थोड़े और उदाहरण के साथ। एक प्रक्रिया जिसमें कुछ ज्ञात पदार्थ एक नए पदार्थ या नए पदार्थों में बदलते हैं।
तो ये आप अगर कहें तो इसका एक परिभाषा रूप भी मान सकते हैं कि जब प्रक्रिया, वो ऐसी प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन जिसमें ज्ञात पदार्थ एक नए पदार्थ या नए पदार्थ में बदलते हैं। नए पदार्थ के गुण प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन का मैंने आपको एक आतिशबाजी का दिया था उदाहरण। ये देखिए, अगर कोई जैसे बम ब्लास्ट होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे हम देखते हैं, एक छोटा सा हमें गोला दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें हम उसका तापमान बढ़ाते हैं कि जब वो बर्स्ट होता है, फटता है, तो हमें धुआं दिखाई देता है, हमें उसका रंग भी अलग दिखाई देता है, हमें ध्वनि भी सुनाई देती है, और कभी कभी हमें क्या होता है, उसमें चिंगारी भी दिखाई देती है। तो हमारे जो प्रारंभिक पदार्थ थे उससे बिल्कुल अलग पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण और देखिए, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो पानी और गर्मी यह बनता है। तो पानी कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी एक क्या है, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले देखा कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हम उनको भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में बांट सकते हैं, और भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या फर्क होता है वो भी आज हमने पढ़ा। अगले सेशन में इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे और इन अभिक्रियाओं को और ज्यादा डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते।